Good morning, student. Today we are going to start a new topic that is called bank reconciliation statement. My dear student, what is the bank reconciliation statement? We have to know with the help of different transaction. अब मैं इस बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट को आपको एक छोटे छोटे एग्जाम्पल से बता सकता हूँ। देखिए क्या होता है। पहला, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने चेक जब इशू किया होगा तो आप कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड। ठीक है, मान लीजिए मैंने राम को एक चेक काट के दे दिया। मैंने ये कैश बुक जो बनाया है ये हमारा केवल बैंक कॉलम है। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं कैश बुक का बैंक कॉलम और कैश कॉलम, तो हम लोग केवल कैश बुक का बैंक कॉलम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक चेक काट के दिया, पेमेंट किया राम को। ठीक है, तो मान लीजिए राम को मैंने 5,000 का पेमेंट कर दिया। ठीक है, अब चेक तो इशू हो गया। अब ये राम जाकर बिल्कुल भूल जाता है चेक को जमा करना। ठीक है, तो जब चेक को वो जमा करना भूल जाएगा और महीना क्लोज हो जाएगा, तो ये बताइए, तो हमारे यहाँ से ये पासबुक में से तो इसका डिडक्शन होगा नहीं। ठीक है, कैसे नहीं डिडक्शन होगा उसको आप समझिए। हमने चेक इशू किया तो हम तो मान कर चलेंगे कि हमारा बैंक अकाउंट से ये पैसा कट जाएगा। तो ये जो पासबुक का जो ये डेबिट होता है वो माइनस होता है और क्रेडिट होता है वो प्लस होता है। लेकिन कैश बुक में जो डेबिट होता है वो प्लस होता है, क्रेडिट जो होता है वो माइनस होता है। आप समझ लीजिए कैसे। हम तो मान कर चल रहे होंगे कि ये क्या हुआ होगा, पैसा निकाल लिया होगा। ठीक है, लेकिन इसने पैसा नहीं निकाला होगा। अब आप इस चीज को समझिए। हम शुरू कर रहे हैं बैलेंस एज पर कैश बुक से। ठीक है, और हमारा बैलेंस जो है वो मैच नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? अपने बैलेंस को करेक्ट करने के लिए ये जो 5,000 है ये माइनस है, तो इसको क्या करेंगे? आप ऐसे समझ लीजिए माइनस 5,000 है तो इसमें क्या करेंगे? प्लस 5,000 करेंगे तो हमारा जो है ये इक्वल आ जाएगा। तो आप इसको ऐड करेंगे अपने रिकॉन्सिलेशन में। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। दूसरा जो है वो दूसरा आप समझ लीजिए। दूसरा ट्रांजैक्शन जो है, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड। हमने चेक जो है डिपॉजिट कर दिया। इसका मतलब क्या है आप समझिए। इसका मतलब है कि आपने क्या किया? चेक को डिपॉजिट किया होगा। तो आपने अपना, मान लीजिए रमेश ने आपको चेक दिया, आपने बैंक में डिपॉजिट कर लिया 10,000, लेकिन कह रहा है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड। तो हमने क्या किया है? उसका रिकॉर्डिंग नहीं किया है। इसका मतलब किसने रिकॉर्ड नहीं किया? हमने रिकॉर्ड नहीं किया। तो हम भूल गए थे इसको रिकॉर्ड करना, ये रमेश को। तो हम क्या करेंगे? अपने यहाँ कैश बुक को बढ़ाना पड़ेगा, तो इसको हम लोग प्लस करेंगे, दैट इज कॉल्ड ऐड। ठीक है, अब मान लीजिए एक बहुत अच्छा चीज मैं बता रहा हूं, इंटरेस्ट। ठीक है, मान लीजिए बैंक वाला आपको इंटरेस्ट दिया होगा, तो यहां पर लिखेगा बैंक वाला आपके पासबुक में बाय इंटरेस्ट 500 रुपीज। तो ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा? जब तक हम लोग पासबुक को अपडेट नहीं कराएंगे तब तक हमको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि हमें इंटरेस्ट मिला है कि नहीं मिला है। तो इस जब हमको बैंक इंटरेस्ट देगा तो हमारे पासबुक में प्लस हो जा रहा है। ठीक है, तो हमें भी अपने कैश बुक में इंटरेस्ट को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया? ऐड कर दिया। यहां मैंने लिखा है डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। इसका मतलब ये होता है कि जो हम लोग शेयर खरीदते हैं तो डिविडेंड जो होगा वो कलेक्ट होकर हमारे बैंक अकाउंट यानी पासबुक में यहाँ पर क्या होगा? क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड हो जाएगा। लेकिन हमको तो मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड हो रहा है यानी प्लस साइड में। मान लीजिए डिविडेंड 1,000 मिला, तो आप क्या करेंगे? अपने कैश बुक में आपको डिविडेंड को बढ़ाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड 1,000।
यहाँ मैंने कॉन्सेप्ट दिया है, ये फॉर्मेट होता है, ठीक है। अब चलते हैं चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, ठीक है। यानी कि हमने चेक जमा किया लेकिन हमारे अकाउंट में पैसा आया ही नहीं। मान लीजिए आज हमको किसी ने चेक दिया और हमने क्या किया, उसका नाम यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। देखिए ध्यान से, श्याम ने हमको चेक दिया तो हम मान के चलेंगे कि हम अपने यहाँ श्याम देता है 5,000 का चेक, तो ये हम उसके बैंक अकाउंट में अपने लिख लिए, कैश बुक में बढ़ा लिए, लेकिन यहाँ पर बढ़ा ही नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, श्याम वाले आइटम को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि अभी तक हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। तो इसको माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि वी हैव टू मेक इक्वल। हम हमेशा चाहेंगे कैश बुक और पासबुक दोनों बराबर का बराबर ही रहे, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, लेस करेंगे, ठीक। अब आते हैं, मान लीजिए आपने किसी को चेक दिया, ठीक, दे दिए। यहाँ पर आपने किसी को चेक दिया, मोहन को चेक दे दिया, मोहन आया, आपने मोहन को चेक दिया, लो मोहन 1,000 का चेक ले लो। मोहन तो लेके चला गया, लेकिन मोहन कुछ दिन के बाद फोन करके ये बोल रहा है अकाउंट में पैसा रहता है नहीं, आप चेक काट देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये चेक डिसऑनर हो गया, ठीक है। जब डिसऑनर हो गया चेक तो इसका मतलब क्या करेंगे, हम इसको फिर से मोहन को ऐड कर लेंगे। यानी कि आप ऐसे कर सकते हैं कि 1,000 रुपया का जब चेक आप दिए होंगे तो यहाँ माइनस किए होंगे, फिर से मोहन को बढ़ाना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर लेस कर दीजिए। यानी कि आप मान के चलिए कि मोहन को आपने पैसा दिया ही नहीं। बैंक चार्ज क्या होता है, बैंक चार्ज बहुत सारे सर्विसेज हमको बैंक देता है, ठीक है। तो बैंक वाला क्या करता है, हमारे पासबुक में यहाँ पर बैंक चार्ज के नाम से कुछ पैसा डेबिट कर देगा। मान लीजिए 50 रुपए डेबिट कर दिया, तो इसकी भी जानकारी हमको नहीं होगी, ठीक है। तो इसको भी क्या करेंगे, हम लोग लेस कर देंगे, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद इंटरेस्ट चार्ज, मान लीजिए बैंक वाला को इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो आपके पासबुक में यहाँ पर माइनस होगा, यानी डेबिट साइड होगा, तो इंटरेस्ट ऐसे करके लिखा रहेगा, ठीक है। मान लीजिए 100 रुपया, तो इसको भी क्या करेंगे, हम लोग अपने कैश बुक में माइनस करेंगे, ठीक है, लेस करेंगे। अब आते हैं, एक स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है। स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने किसी को बैंक वाले को बता दिया कि हमसे बिना पूछे इसका पेमेंट कर दो, डेट इज कॉल्ड डायरेक्ट पेमेंट, ठीक है। तो हम लोग बहुत सारे लोगों को स्टैंडिंग ऑर्डर देके बैठ जाते हैं और हमें पता ही नहीं रहता है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट पेमेंट जो है बैंक वाला कर देता है। तो बैंक वाला जब मान लीजिए किसी को, मान लीजिए LIC वाले को डायरेक्ट पेमेंट कर दिया, ठीक है, 1,000 रुपया उसने LIC वाले को प्रीमियम के रूप में पेमेंट कर दिया। तो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये डायरेक्ट पेमेंट जो है इसको क्या करेंगे, लेस करेंगे, क्योंकि ये भी हमारे जानकारी के बिना हुआ है, ठीक है। ये सारे ट्रांजैक्शन करने के बाद जो आंसर आएगा वह आएगा बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। बैलेंस एज पर पासबुक का मतलब होता है कि हमने शुरू किया था बैलेंस एज पर कैश बुक से, तो जब हम लोग बैलेंस एज पर कैश बुक से शुरू करेंगे तो आंसर आएगा बैलेंस एज पर पासबुक। इसका मतलब हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने कैश बुक और पासबुक दोनों को मिलाया है। आपको मैं फिर से रिकॉल कर दे रहा हूं बच्चों, आप क्वेश्चन को अगर पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन में लिखा रहेगा बैलेंस एज पर कैश बुक, फेवरेबल बैलेंस यानी पॉजिटिव बैलेंस, ठीक है। डेबिट बैलेंस, यहाँ डेबिट बैलेंस भी लिखा जाएगा, ठीक है। फेवरेबल बैलेंस और डेबिट बैलेंस, इसको हम लोग डेबिट बैलेंस भी कहते हैं, फेवरेबल बैलेंस भी कहते हैं, पॉजिटिव बैलेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब डेबिट बैलेंस और फेवरेबल बैलेंस का मतलब हमारे बैंक अकाउंट में पैसा है, फेवरेबल बैलेंस का मतलब हमारे बैंक अकाउंट में पैसा है। तो बच्चों इस चीज को आप समझ गए होंगे और एक बार इसको रिकॉल करिए कि इसका इफेक्ट क्या हुआ। जब आप कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस से शुरू करेंगे तो क्या होगा, अगर आपने चेक इशू किया है तो और वो अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ, यानी कि चेक लेकर वो बैंक में जमा नहीं किया है, तो उसको ऐड कर लेंगे। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड,
तो इसको भी ऐड कर लेंगे। अगर बैंक से कोई इंटरेस्ट और डिविडेंड मिलता है तो उसको भी इसको ऐड करेंगे। लेस करने वाला आइटम को देख लीजिए, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। ठीक है, इसका मतलब है चेक डिपॉजिट हुआ लेकिन अभी तक हमारे अकाउंट में पैसा ही नहीं आया है। ठीक है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। चेक डिसऑनर, इसका मतलब क्या हुआ कि चेक डिसऑनर हो गया लेकिन अभी तक हमको सूचना नहीं मिला है। ठीक है, बैंक चार्जेस, व्हाट एवर द बैंक चार्जेस दैट शुड बी लेस, इंटरेस्ट चार्जेस दैट शुड बी लेस, एनी स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट आल्सो बी लेस आफ्टर डूइंग दिस थिंग। ये सब करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो बैलेंस एज पर पासबुक आएगा। तो आपको बच्चों ये याद रखना है, ऐड और लेस किसको करना है, तो इसको बहुत अच्छे से समझ कर बना सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ये आपको नहीं बनाना है, ये मैंने कॉन्सेप्ट देने के लिए किया है। ये केस 1 था बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का। इस तरह से 3 केस है, केस 2, केस 3, केस 4। तो ये मैं अगले वीडियो में आपको केस 2 क्या होता है, केस 3 क्या होता है, केस 4 क्या होता है, उसको मैं बताऊंगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थैंक यू।